लिखो, वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी। सब लिखल बा। वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी, ये इतने बात बोलोगे। वर्क किसी फोर्स के द्वारा होता है, किसी बॉडी पर होता है। वर्क इज ऑलवेज डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी, कोई फोर्स के द्वारा किसी बॉडी पर। सपोज ए फोर्स इज सेड टू डू वर्क, माइक ऑफ कर लीजिए। ए फोर्स इज सेड टू डू वर्क if on applying the force there exists some displacement, there exists some displacement in the point of application, of body। देखो क्या कुछ बात बोल रहे हैं, बेसिक बात वर्क के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क डन बहुत सारे फील्ड में अप्लाई होता है। आप पेपर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या अदर फील्ड सब भी वर्क डन की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि वर्क हमेशा किसी फोर्स के द्वारा होगा, किसी बॉडी पर होगा। अच्छा, फिर क्या लिखा, कोई फोर्स किसी बॉडी पर वर्क किया कि नहीं, इसके लिए क्या देखना कि फोर्स के लगाने से बॉडी में कोई जरूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट हो, उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में डिस्प्लेसमेंट आ जाना चाहिए। लोग बोलता है बॉडी डिस्प्लेस्ड कर गया तो समझेंगे कि वर्क डन हुआ। आप कोई फोर्स अप्लाई किया किसी बॉडी पर, और यदि उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किसको बोलते हैं? मान लीजिए ये एक बॉडी था और आप फोर्स यहां लगाया, इस पॉइंट पर फोर्स लगाया, इसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलेंगे फोर्स का। इसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया। मान लो कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए था और ये पॉइंट डिस्प्लेस्ड कर गया, यानी मान लीजिए बॉडी रोटेट कर गया, तो ये फोर्स सपोज करो ये पॉइंट सपोज कीजिए यहां आ गया। अब ये सपोज कीजिए यही पॉइंट यहां पर आ गया, ये डैश पर आ गया, तो बोलेंगे हम लोग क्या कि इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस्ड हुआ। तो आपकी जैसे ये मान लीजिए एक व्हील है, ये फिक्स्ड है रोटेट करने के लिए, और आप यहां पर एक फोर्स लगाया, इस पॉइंट पर फोर्स लगाया, तो ये पॉइंट डिस्प्लेस्ड कर जाता है कि नहीं? व्हील में रोटेशन आ जाना, यानी ये पॉइंट का डिस्प्लेस्ड कर जाना। कोई बॉडी पर फोर्स लगाया और यदि फोर्स लगाने से उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। बॉडी में डिस्प्लेसमेंट मत बोलना, मार्केट में यही चलता है कि फोर्स लगाया किसी बॉडी पर तो बॉडी डिस्प्लेस्ड हो गया, ऐसे बोला जाता है। कोई जरूरी नहीं है बॉडी डिस्प्लेस्ड नहीं भी हो। माइक ऑफ कर लो, पूछना होगा तो माइक ऑन करके कुछ पूछना होगा तो पूछना।
तो फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी में कोई जरूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट होगा, बस जहां पर आप फोर्स लगाया जिस पॉइंट पर वो पॉइंट डिस्प्लेस्ड हो गया तो बोलेंगे हम ये फोर्स इस बॉडी पर वर्क किया। इसी में आगे लिखोगे, यही बात बोल रहे हैं, इफ ऑन अप्लाइंग द फोर्स देयर एग्जिस्ट सम डिस्प्लेसमेंट इन द पॉइंट ऑफ application of body, then we say that force, then we say that work is done by that force, work is done by that force। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखे हम यहां पर, वर्क की बात जब भी करोगे तो दो बात की चर्चा जरूर करोगे, किस फोर्स का वर्क और किस बॉडी पर। कोई बोल देता है सिंपली फाइंड वर्क डन, ये गलत बोला, उसका क्वेश्चन को काट सकते हैं हम लोग। उसको ये बोलना चाहिए था फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस बॉडी। इसमें से कुछ भी छोड़ेगा उसका क्वेश्चन ही गलत है। किस फोर्स का वर्क निकालना है और किस बॉडी पर, ये उतार लीजिए, उतारिए इसको, कि जब भी वर्क डन की बात करना है तो किस फोर्स का वर्क कर है और किस बॉडी पर है, ये दोनों बात करना होगा। वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी, और जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्क डन पर तो आपको किस फोर्स का वर्क निकालना है और किस बॉडी पर निकालना है, ये दोनों चर्चा करेगा। बॉडी या बॉडी की जगह पार्टिकल भी हो सकता है। देखो क्लियरली क्या लिखे हैं, वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी। ये सेंटेंस समझो आप क्या करना चाह रहे हैं। वर्क इज ऑलवेज डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी। फिर क्या लिखा था, ए फोर्स इज सेड टू डू वर्क इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द बॉडी विल डिस्प्लेस्ड ऑन अप्लाइंग दैट फोर्स। कोई फोर्स किसी बॉडी पर वर्क किया कि नहीं किया, उसके लिए क्या देखेंगे कि उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में डिस्प्लेसमेंट हो जाना चाहिए। जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगाया, बॉडी के जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया वो पॉइंट डिस्प्लेस्ड हो जाना चाहिए। बॉडी डिस्प्लेस्ड हो जाना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम। फोर्स लगाने से कोई जरूरी नहीं बॉडी डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। बॉडी का पॉइंट, उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस्ड हो सकता है। अब एक व्हील है, मान लीजिए व्हील, आप उस पर फोर्स लगाया तो व्हील तो रोटेट करेगा, वो डिस्प्लेस्ड तो नहीं हो गया, उसका सेंटर ऑफ मास तो नहीं खिसक गया, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर व्हील तो नहीं चला गया। लेकिन क्या जहां फोर्स लगाया था जिस पॉइंट पर, वो तो डिस्प्लेस्ड होता है ड्यूरिंग रोटेशन। अब समझी बात? यस सर, आ गया समझ में। तो जनरली सुनते होंगे कि फोर्स लगाया और यदि फोर्स लगाने से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो गया तो बोलेंगे कि वो फोर्स उस बॉडी पर वर्क किया। हम बॉडी में डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी डिस्प्लेस्ड नहीं भी कर सकता है, बस खाली जहां फोर्स लगाए जहां फोर्स लगाए वो पॉइंट डिस्प्लेस्ड। अब सुनो, अब मैथमेटिकल डिफिनेशन सुनो वर्क का। वर्क का मैथमेटिकल डिफिनेशन सुनो। अब मान लो ये रास्ता था कोई पार्टिकल का, पाथ ऑफ पार्टिकल, और किसी समय वो पार्टिकल अपना यहां पर है एट पोजीशन वेक्टर आर पर, at any instant of time particle is at position vector r,
Now on applying a force F, particle displaced through a small displacement vector dr. Consider a force F acts on a particle. एक फोर्स अप्लाई किया किसी पार्टिकल पर, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, particle is at position vector r. Now on applying the force F, there exists a small displacement, vector dr in the particle. मैथमेटिकली वर्क कैसे डिफाइन किया गया है? तो ड्यूरिंग मोशन मान लीजिए कहीं पर पार्टिकल है, मान लिया वो पोजीशन वेक्टर आर पर है पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब उस पार्टिकल पर फोर्स लगाओ और उस फोर्स लगा के उसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाना। अब कहोगे फोर्स लगा रहे हैं इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ये कोई जरूरी नहीं कि जिधर फोर्स लगा उधर डिस्प्लेस्ड करेगा। ये सब कोई जरूरी बात नहीं है कि जिधर फोर्स लगा उधर ही डिस्प्लेस्ड होगा। आप चैन से तो खींचते हो इधर कोई चीज को, कोई बक्सा उक्सा को, हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बना के चैन से, लेकिन बक्सा चलता है हॉरिजेंटली। ये कोई जरूरी नहीं है जिधर फोर्स लगा और कोई बॉडी को प्रोजेक्ट किया इधर तो डिस्प्लेसमेंट इधर भी होता है, लेकिन फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगते रहता है। ये सब बात नहीं कि फोर्स इधर लगाया डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ। बस कोई आर्बिट्ररी पोजीशन इमेजिन कीजिए पार्टिकल का ड्यूरिंग मोशन। तो मान लिया वो पोजीशन है वेक्टर आर। अब उसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाया dr अमाउंट का, देन work done, then the small work done, by force F during this small displacement, is defined by देखो वर्क को W से डिनोट करते हैं हम लोग। जो W कैपिटल W है स्मॉल W उससे मतलब है। देखिए डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है तो वर्क भी बहुत स्मॉल ही डिफाइन करेंगे। और जनरली फिजिक्स में मैक्सिमम फॉर्मूला सब जो डिफाइन किया गया वो स्मॉल के लिए किया गया है, और लार्ज के लिए अपने पास इंटीग्रेशन मेथड है, इंटीग्रेशन करके लार्ज के लिए फाइंड कर सकते हो। मैक्सिमम जगह देखोगे फिजिक्स में जहां भी कोई नया क्वांटिटी या तो स्मॉल वर्क डन डिफाइन किया गया है dw, और ये डिफाइन है F.dr। यही डिफिनीशन है वर्क का, ये डिफिनीशन ऑफ वर्क। लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क के लिए ये डिफिनीशन है। मान लो अपना पार्टिकल को डिस्प्लेस्ड करवाना है पोजीशन वेक्टर r1 से पोजीशन वेक्टर r2 तक। मान लो यहां से यहां लाना है पार्टिकल को डिस्प्लेस्ड करवा के,
तो फिर इसी को इंटीग्रेट कर दोगे, इसी को इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल वर्क हो जाएगा पोजीशन वेक्टर r1 टू पोजीशन वेक्टर r2 F.dr। तो देखिए क्या करना, बाद के लिए भी हम एक बात बोल रहे हैं, जब भी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने वाला वर्क फाइंड करना हो तो आप उस दोनों पोजीशन के बीच में एक आर्बिट्ररी पोजीशन इमेजिन करना, और उस आर्बिट्ररी पोजीशन को इमेजिन करके फिर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाना। उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क पहले फाइंड करोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे इस लिमिट पर। यही सही स्टाइल है वर्क फाइंड करने का, जहां से जहां तक ले जाने वाला वर्क निकालना, उस दोनों के बीच में एक आर्बिट्ररी पोजीशन लेना होगा, उस आर्बिट्ररी पोजीशन पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे और वर्क फाइंड करेंगे, फिर उस वर्क को इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन कुछ स्पेशल केस भी है जहां पर ये आर्बिट्ररी पोजीशन सब इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, डायरेक्ट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की जरूरत पड़ेगा। वो कब, जब ये अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट हो। यदि अप्लाइड फोर्स वेरिएबल हो तो ऐसे ही करोगे आप। ये फॉर्मूला दोनों केस में वैलिड है, इफ, खासकर इस केस में तो स्ट्रिक्टली वैलिड है, इफ एफ विल बी वेरिएबल। और बहुत जगह आपको वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना होता है, अभी हम भी दो एग्जांपल बताएंगे वेरिएबल फोर्स का वर्क में। लेकिन यदि वो फोर्स कांस्टेंट हो, अप्लाइड फोर्स, इफ एफ विल बी कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लोगे। ये इंटीग्रेशन से जब बाहर आ जाएगा तो सिंपली dr का इंटीग्रेशन r1 टू r2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dr का वेक्टर r, फिर वेक्टर r का लिमिट रखोगे r1 टू r2, दैट इज f डॉट r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 मीन्स डेल्टा r, यानी डिस्प्लेसमेंट। इस डेल्टा आर को लोग एफ डॉट डी भी लिख देता है, डिस्प्लेसमेंट को डी से भी लोग बहुत कोई डिनोट करता है। ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, चेंज इन पोजीशन वेक्टर को r2 माइनस r1 को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है जनरली एफ डॉट डी बोलना वर्क का फॉर्मूला, वो ओनली किस केस में वैलिड है, जब फोर्स कांस्टेंट हो, अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट हो। यदि वेरिएबल होगा तो फिर आपको, हाँ वेरिएबल होगा तो आपको बस इस रूप में यूज करना है। उतार लो पहले ये कंडीशन सब समझे। ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन वर्क फाइंड करने का, और फोर्स यदि वेरिएबल हो तो यही करोगे, ऐसे ही निकालोगे वर्क। जिस दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेस्ड करने वाला वर्क निकालना है उसके बीच में एक आर्बिट्ररी पोजीशन लेना, फिर उस आर्बिट्ररी पोजीशन पर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाना और फिर इंटीग्रेशन करना। और ये एक्सप्रेशन वर्क का एफ डॉट डी या एफ डॉट डेल्टा आर जब अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट हो। कुछ बेसिक बात यहां पर कि ये तो वर्क डन डॉट प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है, और डॉट प्रोडक्ट है स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क डन भी है स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट वर्क का न्यूटन मीटर, क्योंकि एफ डी था, एफ का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। ये 11 वाले लोग ये सब बात को ध्यान रखना, वर्क स्केलर क्वांटिटी क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। चलिए सब पर हम लोग ना एक एक क्वेश्चंस करते हैं, कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, इस सब पर एक क्वेश्चंस करके बताते हैं। एक क्वेश्चन, एक मॉडल ऑफ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसा है कि लिखो ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन by a force
F equal to 2I plus 3J. Particle is displaced from, ऐसे लिखो, find work done by this force during a displacement R1 equal to I minus 2J plus 4K. इस फिगर को मिटाने दो। टू वेक्टर R2 इक्वल टू 2I plus 3J plus K। तो यहां जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो कैसा फोर्स है? ये कांस्टेंट फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स है। R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप ये रिलेशन यूज करना, F डॉट R2 माइनस R1, और F की जगह 2I प्लस 3J डॉट R2 माइनस R1 करोगे तो I में से I को सब्सट्रैक्ट करो तो 1I प्लस 5J माइनस 3K, ये हो जाएगा 1I प्लस 5J माइनस 3K, ये हो जाएगा जब R2 माइनस R1 करेंगे तो। और डॉट प्रोडक्ट जानते हैं हम लोग, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ, दैट इज AX BX 2 into 1, AY BY 3 into 5, और AZ तो 0 है लेकिन BZ था -3, ये आंसर हुआ। तो ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन की बात कर रहे हैं। अब देखिए एक ठो और इसमें, लिखो द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इसमें टाइम वेस्ट हुआ। द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m and length L is released from an angular position theta. Find first में work done by gravitational force, work done by gravitational force। सेकेंड में work done by all the force, work done by all the force as the bob, ये बात दोनों के लिए कॉमन, ये फुल स्टॉप दोनों में यहां डाल दे रहे हैं। अब जो बात लिख रहे हो दोनों के लिए कॉमन, एज द बॉब कम्स इन वर्टिकल पोजीशन, कम्स इन वर्टिकल पोजीशन। चलो ये है क्वेश्चन उतारो। चलो देखो क्या पूछा हम यहाँ पर, एक सिंपल पेंडुलम को रिलीज कर रहे हो आप, ये सिंपल पेंडुलम है, इसको इनिशियली इसको आप थीटा एंगल पर रखा था। क्या होता है सिंपल पेंडुलम, ये तो 9th और 10th लेवल से पता होगा, और ऐसे हम लोग भी इसके बारे में
सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में और इसके बारे में देखेंगे। लेकिन सिस्टम क्या होता है सिंपल पेंडुलम? एक धागा होता है मासलेस स्ट्रिंग, और एक एंड पर एक स्फेरिकल बॉडी कनेक्टेड होता है बस, और दूसरे एंड को एक हॉरिजॉन्टल सीलिंग से अटैच करते हैं। ये बॉडी, ये बॉब है, इसी के मास को पेंडुलम का मास बोलते हैं, इसी को बॉब बोलते हो आप। ये वर्टिकल पोजीशन, ये सीलिंग, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसका लेंथ, स्ट्रिंग का ये लेंथ L, बस ये सिचुएशन है। अब यहां से रिलीज किया, छोड़ा इसको, तो छोड़ेंगे तो ये सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, क्योंकि ये लेंथ फिक्स्ड है, ये लेंथ फिक्स्ड है और ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। जब मूव करके वो यहां वर्टिकल पोजीशन पर आ जाएगा, तो तब तक ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, मान लो इस पोजीशन को A से डिनोट करें, इस पोजीशन को B से डिनोट करें, तो बॉब जब A टू B आया तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ। फिर पूछ रहे हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। पहले तो चलो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क को देखें हम लोग। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पूछ रहा है, यानी mg का वर्क। देखो, जब कोई सिस्टम के पास पर कोई सिचुएशन में एक से ज्यादा फोर्सेज इन्वॉल्व है, तो आप सब इंडिविजुअल फोर्स का वर्क निकालेंगे। तो जैसे अभी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक फोर्स स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स होगा, उस धागा में टेंशन फोर्स होगा, तो इसलिए क्या करना उस केस में, W के ब्रैकेट में वो फोर्स का नाम दे दिया करना, W ब्रैकेट में mg, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मीनिंग क्या, इसको रीड क्या करोगे, इसको रीड करोगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बोलना इसको, W इंटू mg मत बोलना, मल्टीप्लाई में मत बोल देना इस mg को W के साथ। इस नोटेशन का मीनिंग हुआ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फाइंड करने बोला अभी आपको। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कौन है, ये तो ओरिजिनल सिचुएशन है, एक दूसरा फिगर बनाते हैं हम। हमारा बॉडी आ गया वर्टिकल पोजीशन पर, इनिशियली यहां से रिलीज किया था और ये सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करके आया, तो ये ना डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी में, इतना हुआ ना डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करके एक एरो बनाया जो डायरेक्टेड है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेक्टर डी। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स को देखो, यहां ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा हमेशा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग होगा। जब अपना बॉडी यहां था तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे था, बॉडी यहां होगा तो अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहां इधर, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर। या ऐसे आप मान लीजिए कि ये सिचुएशन कंसीडर नहीं कर रहे हो, चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन का फार्मूला हम आपको बताया, F डॉट डी, F की जगह mg, डॉट डी, डी की जगह वेक्टर ए बी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जगह वेक्टर ए बी। लेकिन बताओ, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और mg के बीच का एंगल पता है आपको? नहीं पता है, तो फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे तोड़ोगे? अरे ये फॉर्मूला वर्क डन का था F डॉट डी, इसको लोग लिख सकता है ना एफ डी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर, तो यानी एंगल चाहिए ना उस दोनों के बीच का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और mg के बीच का ये एंगल चाहिए। अब बताइए कितना होगा ये एंगल?
कभी संभव नहीं है इस एंगल को फाइंड करना। उसके मैथमेटिकली वो इंस्ट्रूमेंट से वो एंगल निकलेगा, मैथमेटिकली वो एंगल नहीं फाइंड होगा। कोई ऐसा ज्योमेट्री नहीं है कि इसका एंगल निकालोगे। ये फिगर तो बनाए हो? सर सर रुक जाइए 2 मिनट। इतना इतना काम सर करते हो गया। रहना चाहिए। इतना काम करते रहो। सर हो गया। मिटा दीजिए। ये एंगल बोल रहे हैं, कोई कोई ज्योमेट्री नहीं है जिससे ये एंगल मेजर कर पाएंगे आप। फिगर कुछ ऐसा है ना कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका और ये mg वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। हाँ, एक काम था कि आप इसको इधर बढ़ाते तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना थीटा, क्योंकि ये एक वर्टिकल लाइन और ये एक वर्टिकल लाइन, और दो वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट किया तो ये एंगल सेम। लेकिन ये कहां से निकलेगा? ये कोई उपाय नहीं, कोई ज्योमेट्री नहीं है इस एंगल को मेजर करने का। ये नहीं निकल सकता है। ये मत बोल देना कि सर ये 90 है तो 90 में से थीटा घटा के इसको 90 में, 90 नहीं है वो 90 नहीं है वो एंगल। अरे यहां पर एक सर्कुलर पाथ है, यदि ये टेंजेंट होता तब ये एंगल 90 होता, लेकिन ये तो कॉर्ड है, टेंजेंट नहीं है। समझा बात? यस सर। तो मतलब कोई ज्योमेट्री नहीं है, लोग का जो जनरल आदत है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ढूंढो, वहां पर डाल दो डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन एक उपाय है वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड यूज करोगे तो आपको एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो कैसे हम क्या करते हैं ना, ये जो वेक्टर है डी, इसको दो वेक्टर का रिजल्टेंट बना लेते हैं। एक वेक्टर ये an नाम दे दीजिए और एक वेक्टर ये nb। हम अब ट्रायंगल लॉ से देखो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ दिस वेक्टर इज इक्वल टू इतना प्लस इतना, ऐसा कंस्ट्रक्ट किया। लेट वेक्टर डी जो वेक्टर ए बी के बराबर है, ये बराबर होगा किसका? वेक्टर ए एन प्लस वेक्टर एन बी। वेक्टर ए बी की जगह ए एन प्लस एन बी, तो यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो वेक्टर ए बी की जगह वेक्टर ए एन प्लस वेक्टर एन बी। अब इसका डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ कर लो। ये डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है कि दो वेक्टर के सम में डॉट है तो दोनों में अलग अलग डॉट लगाओगे। हम देखो आपका जो मेथड था कि mg और d के बीच का एंगल चले ढूंढने, तो वो संभव नहीं है। पहला तो अटैक माइंड में यही करेगा कि mg और d के बीच का एंगल पता कर लें और एफ डी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर दें। वो उसके लिए कोई ज्योमेट्री नहीं है कि वो एंगल निकलता। तो एक नेक्स्ट अप्रोच ये था कि इस वेक्टर डी को दो वेक्टर ए एन और एन बी का रिजल्टेंट माना। अब इसमें सब्स्टिट्यूट किया, अब इसका डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ कर दो, तो ये mg डॉट ए एन प्लस mg डॉट एन बी। अब सुनो आप, mg तो ठीक वर्टिकली डाउनवर्ड है, an ठीक हॉरिजेंटली है। इस दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। क्योंकि ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच का एंगल 90। और जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 हुआ
तो ये हो जाएगा mg an cos 90, डॉट प्रोडक्ट तोड़ रहे हैं हम लोग, प्लस यहां पर देखो mg और nb में mg भी वर्टिकली डाउनवर्ड और nb भी वर्टिकली डाउनवर्ड, nb का भी डायरेक्शन नीचे और mg का भी यानी 0 डिग्री, 0 डिग्री दोनों के बीच का एंगल। तो mg इंटू nb cos 0 डिग्री। अब देखो एंगल कैसे, ये cos 90 तो 0 कर दिया, और यहां पर mg, अब nb का वैल्यू निकाला जाए, इस nb का वैल्यू ये इजीली निकल जाएगा। ये एंगल हमारा थीटा था, ये लेंथ l था, इसको o मान लो, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को o मान लो। तो ये जो लेंथ होगा ना, ये लेंथ, ये राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये लेंथ आपका l cos थीटा आएगा, ON बराबर l cos थीटा आएगा। और फिर OB, आपको NB चाहिए ना, तो OB में से घटा दो ON को। OB किसके बराबर है, O से B किसका लेंथ है, स्ट्रिंग है, धागा का लेंथ है। अरे यही धागा ना यहाँ आ गया है, तो यहां पर लेंथ L था, तो जब ये यहां आ जाएगा तो ये लेंथ भी L ही ना रहेगा। तो OB का वैल्यू L, उसमें से ON घटा रहे हो आप, ON का वैल्यू L cos थीटा, यानी L इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये निकला NB का वैल्यू, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना था, NB की जगह, ये NB की जगह L इंटू 1 माइनस cos थीटा। देखिए आ गया वर्क डन बाय mg। नहीं समझ में आया? अब दूसरा पूछा गया इसमें, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब चेक करें और कौन कौन फोर्स है। अब दूसरा एगो टेंशन फोर्स दिख रहा है ना धागा का, दुइये गो तो फोर्स ही यहां पर एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg और एक धागा का टेंशन फोर्स T। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, देखो इसके ब्रैकेट में वेक्टर T लिखो। देखो ये जो है ना वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, ये ऑलवेज 0 यहां पर, ऐसा क्यों ऑलवेज 0 है? और लेकिन एक बात और, पेंडुलम के केस में टेंशन फोर्स जो है धागा का, वो वेरिएबल होता है। जब धागा अलग अलग एंगल पर रहेगा तो टेंशन अलग अलग होगा। ये इसी चैप्टर में हम लोग वो फंक्शन देखेंगे, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। डिफरेंट धागा अलग अलग जगह है, मान लीजिए यहां था धागा, यहां आ जाएगा, यहाँ रोटेट करके, तो अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग टेंशन फोर्स आता है, यानी टेंशन फोर्स इज वेरिएबल। तो इस केस में जब टेंशन फोर्स वेरिएबल है, टेंशन फोर्स इज वेरिएबल, और इसके बारे में इसी चैप्टर में आगे जो न्यूमेरिकल सब आएगा वहां करके दिखाएंगे कि किस एंगल पर रहेगा तो कितना टेंशन फोर्स होगा, उसके लिए फंक्शन। अभी बस मानो डिफरेंट एंगुलर पोजीशन पर धागा का टेंशन डिफरेंट। तो इस केस में तो हम लोग वर्क के लिए ये वर्क डन बाय टेंशन में ये फॉर्मूला तो नहीं ना यूज कर देंगे, वेक्टर T डॉट D तो नहीं यूज कर देंगे ना, क्योंकि टेंशन फोर्स वेरिएबल ये फॉर्मूला यूज होता है कांस्टेंट फोर्स के केस में। तो वेरिएबल फोर्स के केस में क्या करने बोले हम आपको, पहले आप स्मॉल वर्क डन फाइंड करो, पहले आपको एक स्मॉल वर्क डन फाइंड करना होगा, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क फाइंड करना होगा पहले। तो जब स्मॉल, और उसमें भी क्या बोला था
कि जिस दो पोजीशन के बीच डिस्प्लेस्ड करना है उसके बीच में एक आर्बिट्रेरी पोजीशन लेने बोला था। आपको इस पोजीशन ए से लेके इस पोजीशन बी तक का डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकालना है। तो आप एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कोई आर्बिट्रेरी पोजीशन यहां मारिए। अब इसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। यही नियम है वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालने के लिए। जहां से जहां तक जाना है उसके बीच में एक पोजीशन इमेजिन करो और वहां पर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाओ। पहले उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क निकालना। तो यहां पर जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सर्कल पर कोई एक स्मॉल एलिमेंट लेगा तो उसका डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा ना। सर्कल में से वो छोटा सा टुकड़ा लोगे तो उसका डायरेक्शन वो छोटा सा टुकड़ा का डायरेक्शन आगे पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्सटेंशन करोगे उस एलिमेंट का तो टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। सर्कल है, इसमें से वो छोटा सा टुकड़ा लेने की बात कर रहे हैं हम। अब इस छोटा सा टुकड़ा का बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एक्सटेंशन करेंगे तो वो तो टेंजेंशियल डायरेक्शन हो जाएगा। जबकि टेंशन फोर्स रेडियल डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन को रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं, रेडियल डायरेक्शन। और टेंजेंशियल एंड रेडियल के बीच का एंगल 90। तो ये जो स्मॉल वर्क डन है ये स्मॉल वर्क डन 0 हो जाएगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90। क्यों 0 हुआ? क्योंकि वेक्टर टी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी आर। और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0। ये सब वेक्टर चैप्टर में देखे हो आप। ए बी cos 90, ए डॉट वी बराबर ए बी cos 90। तो टेंशन फोर्स का वर्क जो बोला था 0 ऑलवेज, उसका काउज यही है कि कहीं भी होगा वो ऑब्जेक्ट तो एक टेंशन फोर्स होगा जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। कौन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर? ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट का नहीं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर। आप यहां पर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट नहीं लोगे, वो ए बी वाला वो नहीं लेंगे क्योंकि वेरिएबल फोर्स है टेंशन फोर्स। जब भी वेरिएबल फोर्स का वर्क है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाला बात करना। चलो तो हो गया ये ऑल फोर्सेस का वर्क डन में, उधर ग्रेविटेशनल और इधर टेंशन फोर्स। तो ओवरऑल वर्क ऑल फोर्सेस का वर्क डन भी ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क के बराबर आया। इसका तो 0 आ रहा है। चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया होगा इसको? यस सर। यस सर। लिखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास है स्मॉल m, an object of mass small m is taken from earth surface to a height h above अर्थ सरफेस टू ए हाइट स्मॉल h ले लेना हाइट को, ए हाइट स्मॉल h एबव फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स
Find work done by gravitational force. Work done by gravitational force if first में small h is very less than capital R, second में small h is less than capital R, where capital R is the radius of Earth. देखो दो केस दिया, ऐसा है कि अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हो, स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट को, तो ऐसा करने में ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना वर्क डन होगा। लेकिन दो केस, जब वो स्मॉल h हाइट रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो और दूसरा जब रेडियस के रिस्पेक्ट में सिंपली छोटा हो, तो ऐसा है ना कि जब रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो ये स्मॉल h, तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट मानना। Then gravitational force is taken to be constant. और इस केस में अर्थ का फिगर ऐसे बताना। लेकिन जब स्मॉल r से सिंपली छोटा हो h, बहुत छोटा नहीं हो, तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स को वेरिएबल मानना। देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज टेकन टू बी वेरिएबल। और इस केस में अर्थ का फिगर ऐसे बनाना, स्फेरिकल। तो फर्स्ट केस में जब स्मॉल h बहुत छोटा है कैपिटल R से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट मानने की बात किया हम लोग। तो पहला का आंसर में अर्थ का फिगर ऐसे दोगे और यहां से h हाइट ऊपर ले जा रहे हो ऑब्जेक्ट को। सपोज करो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये m मास के ऑब्जेक्ट को ले गया h हाइट ऊपर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का तो सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट बोला, तो कांस्टेंट बोला तब तो ये F डॉट DA वाला फॉर्मूला चलेगा। F की जगह mg और D की जगह वेक्टर AB। अब यहां तो देखिए mg तो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, mg का डायरेक्शन तो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ऊपर, इसके बीच का एंगल 180 डिग्री। इसका डॉट प्रोडक्ट तोड़ देना, mg इंटू AB इंटू कॉस पाई, AB का वैल्यू h यानी ये माइनस mgh, cos 180 पाई -1 और AB का वैल्यू h। समझे ना इसको, AB की जगह h डाल दिया, तो ये हुआ कांस्टेंट जब स्मॉल h रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है तब के लिए। और जब स्मॉल h रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा नहीं है, सिंपली छोटा है, तो उस केस में हम आपको बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स को वेरिएबल माना जाता है।
इसको मिटा दे। दूसरा केस, जब स्मॉल h इज सिंपली लेस देन r, तो ग्रेविटेशनल, उस केस में अर्थ का फिगर ऐसे बनाओगे। और अभी क्या किए हो, अर्थ के सरफेस से, ये पॉइंट ए था, इसको h हाइट ऊपर ले गए ऑब्जेक्ट को, अर्थ के सरफेस से ले गए। ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये सरफेस ऑफ अर्थ। तो देखिए यहां पर ना एगो फॉर्मूला की जरूरत है, जो 9th और 10th में था। अभी आगे ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे, वहां भी देखोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या कहना था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, कि दो पॉइंट मास m1 और m2 यदि कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, r डिस्टेंस पर, तो ये दोनों एक दूसरे पर एक एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। एट्रैक्टिव फोर्स इक्वल अमाउंट का, अमाउंट इक्वल होगा लेकिन नेचर एट्रैक्टिव होगा, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोला। और इसका वैल्यू होता है Gm1m2/r²। ये चीज ना, ये पता होगा पहले से। तो थोड़ा 11 वाले लोग टेंशन मत लेना, ये पहले से भी जानते होगे। तो यहां पर क्या सिचुएशन है, अर्थ को भूल जाना कि ये अर्थ है। अर्थ को भी एक पॉइंट मास समझना, जिसका टोटल मास उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मानना। भूल जाओ कि ये अर्थ है। इसको एक पार्टिकल मान लो, एक पार्टिकल, और उसका टोटल मास को उसके सेंटर पर मान लो। और ये भी जो एक ऑब्जेक्ट था, उसको इसको भी एक पार्टिकल माने, ये ऑब्जेक्ट को। बस यही हुआ। अब यहां से यहां ले जाना है, वर्क निकालना है आपको। तो देखो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स को वेरिएबल माना गया। तो ऐसा है ना, इस फिगर को कन्वर्ट कर लीजिए इस तरह से। आप एक मास m, इस पॉइंट का नाम O दे देते हैं हम, और एक पार्टिकल पहले यहां पर था A पर, इसको यहां से ले जाना है डिस्प्लेस्ड करके B पर। तो अभी क्या टेक्निक बताया था हम, अच्छा ये हाइट तो h दे रहा है आपको, और ये डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। ये तो कैपिटल R है ना, इनिशियली ये पॉइंट A था, ये तो कैपिटल R है। तो अब हम इस फिगर को भूल जाते हैं। अब क्या बोले आपको हम कर रहे हैं, जिस दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेस्ड करना है, जिस दो पॉइंट के बीच में, उसके बीच में एक आर्बिट्ररी पोजीशन मानो y। मान लो कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मेरा पार्टिकल यहां है, ले जाना है ए से बी, ले भी जा रहे हो आप उसको ए से बी ले जा रहे हो, लेकिन ड्यूरिंग मोशन एक आर्बिट्ररी पोजीशन मानना होगा, क्योंकि वेरिएबल फोर्स का वर्क निकाल रहे हो आप। और बार बार इस बात पर फोकस किए पीछे हम कि वेरिएबल फोर्स के वर्क में एक बीच बिचहा पोजीशन इमेजिन करना होगा। ठीक बीच नहीं, इंटरमीडिएट। तो मान लो एट ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, आवर पार्टिकल इज एट हाइट y फ्रॉम O. Let at any instant of time our particle is at height y from O. अब इसमें क्या करने बोला था, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाने।
इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को dy वेक्टर से डिनोट करो। नाउ इट इज डिस्प्लेस्ड। यही चीज सीखना है जी, वेरिएबल फोर्स का वर्क सीखना है आपको, कैसे फाइंड होता है वेरिएबल फोर्स का वर्क। नाउ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट vector dy, then a small work done इसको dw लिखो और ये क्या हो जाएगा। हाँ एक बात और, इस पर फोर्स तो नीचे लग रहा है, और कलर लेने दो हमको, एक कलर से नहीं समझा पा रहे। इस पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है ना, नीचे लग रहा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा ना। समझ में आ रहा है? फिगर आप लोग को दिख रहा है? आप लोग का तो स्क्रीन छोटा होगा, इतना भी छोटा, बहुत बहुत छोटा फिगर भी वहां आपको दिखाई देगा। तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल पर नीचे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, mg मत लिख देना इसको, mg नहीं लिखोगे इस ग्रेविटेशनल फोर्स को। और ये F कितना, पहले तो यहां लिख दो F डॉट dy। अब F की जगह क्या लिखोगे? F में क्या है, दूगो पार्टिकल, एगो स्मॉल m मास का, एगो कैपिटल M मास का, इसकी दूरी y है। तो ये इस पर फोर्स लगाया नीचे F, और इस F का वैल्यू GMM। तो सर हाँ ए भी एक ऑब्जेक्ट है हाँ इसमें, और वाई जो आप लिखे हैं वो कहाँ से, मतलब ओ से लेके कहाँ तक है वाई? पार्टिकल तक है, ये यहां पर है ना अभी पार्टिकल आपका। तो ए बी क्या है? ए तो इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल का, और बी तक ले जाना है, ए से बी तक ले जाना है, वो पोजीशन है ना ए और बी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, यस सर। पहले ए पर था, ये समझो। ए एक्चुअली, ए क्या है एक्चुअली, अर्थ सरफेस है आपका। वो फिगर मिटा दिए ना स्फीयर वाला, वहां देखो ना। अच्छा, फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इसका डॉट प्रोडक्ट तोड़ लो। एफ डी वाई कॉस 180 डिग्री, फोर्स का वैल्यू डाल दो, फिर इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन ए से बी करोगे तो टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क डन की बात करोगे तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा इस GMM। कहां से कहां तक ले जाना है आपको? ए से बी ले जाना है ना, तो इंटीग्रेशन में A to B लिख दो। अब कोई पॉइंट का नाम थोड़ी लिखते हैं, उस पॉइंट का पोजीशन लिखेंगे ना। इंटीग्रेशन के लिमिट में पॉइंट का नाम थोड़ी दिया जाता है, कैलकुलेशन करने जाएंगे तो उस पॉइंट का पोजीशन लिखेंगे ना आप, नहीं। तो ए का पोजीशन लिखो ना, यहाँ ए का पोजीशन y का वैल्यू r है, ए के लिए y का वैल्यू कैपिटल R। और सर कॉस पाई तो माइनस में ना आएगा, माइनस। चलो चलो चलो, वो सब चलिए, चलेगा, चलिए ठीक है। चलो लिमिट को समझो आप। आपको ए से बी ले जाना है, तो ए के लिए y का वैल्यू कैपिटल R, अब बी के लिए y का वैल्यू R प्लस H। तो ए के लिए y का वैल्यू कैपिटल R,
अब बी के लिए y का वैल्यू कैपिटल R प्लस स्मॉल h। अब फिर इंटीग्रेशन कर लेना। अब हम छोड़ दे रहे हैं इसको, कर दीजिए। अब फिर देखिए, मतलब इंटीग्रेशन करें हम 1 बाई नो वाई, सर हो जाएगा। 1 बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आएगा, y का पावर -2 समझिए ना। अरे GMM तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना वो, कांस्टेंट क्वांटिटी सबको तो बाहर कर लोगे। इंटीग्रेशन के अंदर y का पावर -2 dy। अब छोड़ दें।